प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बी द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बी द्वितीय वर्ष के अधिकांश कविताओं पर हम बात कर चुके हैं। रीतिकाल का जो काव्य है अधिकांश हम समाप्ति की ओर है हमारा जो कोर्स है, और आज हम जिन पर चर्चा करेंगे, जिनकी एक कक्षा हम पहले ले चुके हैं, सेनापति के बारे में। सेनापति का परिचय मैंने आपको पिछली कक्षा में दिया था। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, चूँकि आप जान रहे हैं कि हर कक्षा में मैंने प्रश्नोत्तर शैली में आपसे बात की है। हम प्रश्नोत्तर शैली में ही हर प्रश्न को उठा रहे हैं, क्योंकि इस साल आपकी रेगुलर कक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो आज हम जिस प्रश्न को लेंगे वो है कि सेनापति के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए, या सेनापति की काव्यगत विशेषताएं पर एक निबंध लिखिए। तो आपको इस प्रकार के, क्योंकि प्रश्न आपका पूछा जाता है और मैंने सभी कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर हर बार आपको कक्षा जब ली है, तो एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि काव्यगत सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें भाव सौंदर्य और कलात्मक पक्ष दोनों को ही लिया जाता है। एक प्रश्न और मैं आपके टेक्स्ट बुक में देख रही हूँ। टेक्स्ट बुक जब मैंने आपकी देखी कि सिद्ध कीजिए सेनापति रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कई बार आपको प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। तो अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे, जो हम काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे, या मैं आप इस प्रश्न को मैं अलग से भी आपसे बात कर सकती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम एक बार काव्यगत विशेषताओं को समझ जाएं या स्पष्ट कर लें, उसके बाद हम सिद्ध कर सकते हैं। और पिछली कक्षा में मैंने आपसे एक बात की थी कि सेनापति के विषय में अक्सर कुछ लोग इन्हें भक्तिकालीन कवि भी कुछ इतिहासकार मानते हैं, और क्योंकि इनका जो एक काल है, जो टाइम पीरियड है, वो भक्ति काल और रीतिकाल के बीच का है। और इनकी जो रचनाएं हैं, मैंने जैसे बताया कि इनका कवित्र रत्नाकर जो एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है, उसमें 5 शीर्षक और अध्यायों से बात की गई है, जिसमें जो प्रथम तरंग में जब आता है तो उसमें मंगलाचरण संबंधी काव्य प्लस उसमें राम भक्ति, शिव स्तुति, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं। चूँकि इनका टाइम पीरियड भक्ति काल के आसपास है, तो भक्ति काल का जो असर है, भक्ति काल से संबंधित जो कविताएं हैं इनकी दिखती हैं, भक्ति काल से जुड़ी हुई रचनाएं इनके यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की भ्रांति होती है, और इस आलोचना और ये इतिहासकारों ने इस विषय पर जब बात उठाई तो कई बार आपकी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी काव्यगत विशेषताओं पर थोड़ा सा आपसे बात करूंगी। काव्य शुरुआत में कल मैंने आपका को परिचय तो दिया ही है, इनकी क्लासेस का, इनका सेनापति का परिचय दिया है। अब हम जब इनके काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीतिकाल के सेनापति बहुत प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। और एक चीज़ और स्पष्ट है कि मैंने बोला कि जितने भी रीतिकाल के कवि हैं, सेनापति ऐसे कवि हैं कि जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है, या उनके बारे में इतिहासकार भी ज़्यादा नहीं जानते। इनके व्यक्तिगत जो जीवन है उसके बारे में कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। और हालांकि इनका जो नाम है सेनापति, तो ये भी समझ नहीं आता कि सेनापति इनको कोई उपाधि दी थी या सेनापति, इस चीज़ को लेकर एक संशय भी होता है कि नाम है, उपाधि है, या कोई पद ऐसा है। तो इसकी वास्तविकता का जो उद्घाटन है आज तक नहीं हो पाया। इसकी वास्तविकता लोगों को पता, या आलोचक या इतिहासकार इस बात को अभी तक नहीं जान पाए हैं। हालांकि इनका ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं ये, क्योंकि इनकी जो कवित्र रत्नाकर ग्रंथ है, इन्होंने खुद का उसमें परिचय दिया है। और इनका जो है ये गंगा तीर बस्ती अनूप, तो उस स्थान का थोड़ा सा इन्होंने तरीका बताया। लेकिन फिलहाल हम इनके कवित्र रत्नाकर को लेकर बात करें। अब हम कवित्र रत्नाकर के भाव पक्ष पर अगर हम जाएं, तो मैंने जैसा कल की कक्षा में भी बताया कि ये जो सेनापति हैं, ये अलंकार संप्रदाय से जुड़े हैं। इनको अलंकारवादी कवि माना जाता है। और सेनापति के काव्य में बहुत तरह के भावों का चित्रण आपको दिखाई देगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि ऋतु वर्णन में ये सबसे ज़्यादा बेजोड़ हैं। मौसमों और ऋतुओं पर बात करने में सबसे ज़्यादा बेजोड़ हैं। रीतिकाल के कवि जितने भी हैं उनके यहाँ पर ऋतु वर्णन है, लेकिन इतनी बारीकी से जो अध्ययन है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता।
और दूसरा क्या है, भाव पक्ष पे बात करें, जैसा कि मैं कई बार कह चुकी हूँ कि राम भक्ति से जुड़ी रचनाएं भी इनकी आपकी कोर्स में भी हैं, और राम भक्ति से जुड़ी रचनाएं इनके कवित्त रत्नाकर में बहुत पाई जाती हैं। सेनापति के काव्य में श्रृंगार और भक्ति दोनों ही चीज़ें को पूरी तरह से अपनाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति काल और उसकी रेखा पर ही हैं। तो इनके यहाँ पर जो चीज़ें श्रृंगार वर्णन की अगर हम बात करते हैं, तो कवित्र रत्नाकर जो इनकी किताब है उसमें ऋतुओं का और श्रृंगार का सरस वर्णन आपको दिखाई देगा। श्रृंगार के अंतर्गत इन्होंने रूप वर्णन, नायिका भेद वर्णन, संयोग और वियोग पक्ष का वर्णन आदि सभी का चित्रण आपको दिखाई देगा। रूप वर्णन की जब हम बात करते हैं तो नायिकाओं के शरीर सौंदर्य, हाव भाव और अनुभवों का इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और इन्होंने ज़्यादातर जिस भाव का वर्णन किया, स्व किया नायिका, जैसे मैंने आपको स्व किया, पर किया, पराई स्त्री, स्व, तो इस का जो इन्होंने स्व किया नायिका का जो बहुत ही कोमल और मांसल चित्र इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। नायिका के शारीरिक अंगों का भी बहुत वर्णन इन्होंने किया है। और सबसे इसमें विशिष्ट बात है कि इन्होंने नायिका के जो शारीरिक सौंदर्य को वर्णित करने के लिए जिन उपमानों का प्रयोग किया है वो बहुत अपने आप में अनूठे हैं, और रीतिकाल की दृष्टि से बहुत अनूठे और नए उपमान हैं। इनके यहाँ मतलब उपमानों की योजना जो मुख्य सौंदर्य के लिए दिखाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सेनापति जब नायिका का नक्षिक वर्णन करते हैं तो ऋतु वर्णन के माध्यम से इन्होंने संयोग श्रृंगार को भी दिखाया है। रीतिकालीन जो एक परंपरा थी जिसमें माना जाता है कि जब रति की भाव दशाओं का वर्णन करते हैं, और यहाँ पर ऋतु वर्णन में इन्होंने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में अपनाकर और वियोग वर्णन का मनोरम समावेश करते हुए सेनापति ने विरह की जो दशाएं हैं सभी दशाओं के लगभग चित्र दिखाए हैं। आपके पास हालांकि जो कोर्स में हैं ज़्यादातर इनके ऋतु वर्णन के ही हैं आपके कोर्स में जो लगे हैं, और विरह वर्णन की के जो मनोभाव हैं इनके यहाँ पर वियोग जो श्रृंगार है वो बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कौन बिरमाए कित धाए अजहू नाए, कैसे सुधी पाऊँ मदन गोपाल की। तो इस तरह के जो एक सहज सरल जो भाव हैं इनके यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इनके यहाँ मतलब मार्मिक और बड़ा भावपूर्ण चित्रण वियोग उसमें दिखाई देगा। और वियोग का जैसा कि है सभी कवियों का ऐसा रहा है कि वियोग की दशा में वर्षा और वसंत ऋतु बहुत ही इनको दुखदाई लगती है, बहुत ही पीड़ा पहुंचाने वाली लगती है। तो इन्होंने क्या किया है, विरह की जो जब विरह वर्णन की बातें करते हैं तो उस संदर्भ में इन्होंने बहुत ज़्यादा वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। और इस तरह जब हम बात करें सेनापति के काव्य में वियोग और संयोग दोनों का ही पक्षों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। अब हम आते हैं भक्ति भावना का निरूपण। जैसा कि कहा कि भक्ति और श्रृंगार दोनों ही चीज़ें, क्योंकि राम भक्त कवि हैं और ये अपनी कविता को या कविता के जो इनका अभिव्यक्ति है, जो कवित्व इनको मिला हुआ है, उसको सीतापति राम का ही प्रसाद या आशीर्वाद मानते हैं। और इसी आस्था को उन्होंने राम कथा का वर्णन अपनी कवित्त रत्नाकर में किया है। राम की स्तुति, महिमा, शील, सौंदर्य, भक्ति भाव आदि विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। और राम नाम स्मरण करने के का जो भाव है उसकी पवित्रता को इन्होंने कई जगह बखान उसका किया है। और इन्होंने संपूर्ण राम कथा को अपनी कवित्त रत्नाकर में बहुत ही संक्षेप में सरसता के साथ और भक्ति भावना के साथ चित्रित किया है। जैसा मैंने कहा कि इन्होंने जो मंगलाचरण है उसमें भी इन्होंने राम के वर्णन को किया है। अब ये आपका जो एक पक्ष है प्रकृति चित्रण, हालांकि प्रकृति चित्रण काव्यगत विशेषताओं में आता है, लेकिन मैं ऐसा चाह रही हूँ कि आपको प्रकृति चित्रण मैं अलग से कक्षा लूँ, क्योंकि प्रकृति चित्रण को लेकर अलग से एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और इनका बहुत महत्वपूर्ण जो भाव है वो प्रकृति चित्रण का है। अगर हम कला पक्ष की बात करें, कला पक्ष का भी इनके जो काव्यात्मक सौंदर्य की अगर हम बात करें तो काव्य का जो कला पक्ष है बहुत ही आकर्षक और भावपूर्ण है। काव्य में भाषा, शैली, अलंकार, छंद आदि का बहुत अच्छा संयोजन आपको दिखाई देगा।
और इनका जो कला पक्ष है, जैसे भाषा सौष्ठव भाषा की अगर हम बात करते हैं, मैंने पिछली कक्षा में भी कहा कि इनकी जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा पर बहुत असाधारण इनका अधिकार है, क्योंकि स्पेशली जिस अलंकार को ये ज़्यादा प्रयोग करते हैं, श्लेष अलंकार को प्रयोग इन्होंने किया, अनुप्रास को इन्होंने किया, और विशेष तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि श्लेष का चमत्कारिक तरीके से जो प्रयोग करते हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है भाषा पर जो असाधारण अधिकार है, इसी कारण ये श्लेष को बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाए हैं। और माना जाता है, आलोचक कहते हैं कि साधारण शब्द भी सेनापति के हाथ में सैनिक की तरह जाकर सशक्त बन जाते हैं। और फारसी के तत्कालीन प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने बहुत सहजता से किया है। और इनकी रचनाओं में अगर देखेंगे, और प्रसाद, ओज और माधुर्य तीनों ही गुण आपको दिखाई देंगे। हालांकि प्रसाद और ओज गुण थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, माधुर्य थोड़ा सा कम मिलेगा। और इस हिसाब से अब हम कहें कि अगर ये सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा भी प्रयोग करते हैं, और परिमार्जित भाषा का प्रयोग करने के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। और इस कारण इनके काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा हुआ है, और अनेक संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि शुद्ध संस्कृत, अंबर, अनल, उर, उन्नत, लोचन, इस प्रकार के जो शब्द हैं। और दूसरा क्या है कि राजत, रसाल, इस तरह के मतलब तत्सम वाले तो हैं, लेकिन बावजूद वो ब्रज भाषा में अतिरिक्त जब कोमलता लाते हैं, भाव अभिव्यक्ति की बात जब होती है, तो वहाँ पर ये आधे मतलब अर्ध तत्सम जिसको कहा जाए, थोड़े तत्सम, थोड़े तद्भव, इस तरह के शब्दों का प्रयोग, और ज़्यादातर तद्भव शब्दावली का प्रयोग ये अपनी भाषा को और ज़्यादा अपनी अभिव्यक्ति को सुघड़ बनाने के लिए करते हैं। और ब्रज भाषा का जो सामान्य लौकिक ब्रज भाषा जो लोक में बोली जाती है, उस ब्रज भाषा का जब ये प्रयोग करते हैं, तो इनकी ब्रज भाषा में एक नाद सौंदर्य अलग सा आपको दिखाई देगा। और देशज शब्दों का भी, सामान्य जो देशज शब्द हैं वो भी इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग मिलते हैं, और कहीं कहीं शब्दों को ये तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत करते हैं। ये कवि को इतनी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। अब दूसरा क्या है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग है, इनके भाषागत सौंदर्य को बढ़ा देता है, और कहीं ना कहीं उनके भावगत सशक्तता इस वजह से इनके यहाँ पर आती है। अब जैसे कहते हैं, पार न परत है बात कहत विलात दिन, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी लौकिक लोक जीवन में रची बसी जो कहावतें हैं, उनका प्रयोग भी इनके यहाँ पर दिखाई देता है। और इनके यहाँ पर जो काव्य में, काव्य के गुण की अगर हम बात करें, काव्य की शक्तियों की अगर हम बात करें, तो अभिधा शब्द शक्ति का ही बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, और व्यंजना बीच बीच में आती है, इससे और उनकी कविता सरस लगने लगती है। मानवीकरण बहुत सुंदर इन्होंने तरीके से इस्तेमाल किया है। और मानवीय, इसमें आपका एक प्रसंग है भी, मोरे जान पौनो सीरी ठीरी को पकड़ी कोनो, घरी एक बैठी कहूँ धामे बितवत है, ये वाला जो पद है मानवीकरण है। इसमें शैली विधान की अगर हम बात करें, शैली विधान जो जिस तरह की काव्य शैली है, जैसा कि कवित्व रत्नाकर है, मुक्तक शैली में ही रचा गया है। छायावादी ज़्यादातर जो किताबें हैं मुक्तक शैली में ही थी। इसमें जो विषय के अनुसार कहीं कहीं वर्णनात्मकता तो है ही, भावात्मकता बहुत ज़्यादा है। राम कथा, शिव की भक्ति पर, गंगा स्तवन, और बहुत सारी कवित्व ऐसे हैं जो भक्ति से संबंधित जो कवि हैं वो बहुत ही वर्णनात्मक हैं। और दूसरा की क्या है कि इन्होंने जो श्लेष चमत्कार जो इन्होंने किया है, वो बहुत अच्छी श्लेष चमत्कार हैं इसमें। और कवित्व के अलावा इन्होंने छप्पे और सवैया भी लिखा है। और जो इनके अलंकार पर अगर हम बात करते हैं, तो इनके काव्य में अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, व्यतिरेक, काव्यलिंग, बहुत सारे अलंकार इनके प्रयोग किए हैं। अलंकार चमत्कार का पूरा प्रयास ये करते हैं। और श्लेष अलंकार का प्रयोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा की थी। और बहुत सारे लोगों को ये असहज भी लगता है, लेकिन श्लेष का सुंदर प्रयोग फिर भी इनके यहाँ बहुत दिखाई जाती है, दे सकता है। इस तरह अगर हम कहें कि इनका काव्य सौंदर्य, इनके अगर काव्यगत विशेषताओं की बात करें, तो इनके काव्य में सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगे। श्रृंगार, रस की मधुरता, कोमलता, सुंदरता, भक्ति भाव की दीनता, आस्था दिखाई देगी, प्रकृति की मनोरम झांकी, श्लेष का अनोखा चमत्कार, और छंद, शैली व भाषागत समन्वय के साथ साथ बहुत खूबसूरत भाव अभिव्यक्ति इनकी कविता में देखने को मिलती है। आज बस इतना ही।
अगली कक्षा में हम दूसरे प्रश्न को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।